नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2 चैप्टर तक हम कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय, इंडियन इकोनॉमी का। पहला सवाल शुरू होता है, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्राथमिक घाटा को हमेशा जो मापा जाता है, राजकोषीय घाटा में से आपका ब्याज भुगतान घटा दो, तो आपका प्राथमिक घाटा आ जाता है। प्राथमिक घाटा आ जाता है। जस्ट यहाँ पर भी देखा है, प्राथमिक घाटे में कमी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाती है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या रखा गया है? वर्तमान जो आपका राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। 2011-12 रखा गया है। इसके पहले क्या था? 2000 आपका 4-5 था। अब क्या है? 2000 जो आपका 22-23 जो है, 22-23 रखने का विचार चल रहा है। फिलहाल अभी रखा नहीं गया है। माल के आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो माल पर लगने वाले आयात और निर्यात कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? तो भारत सरकार द्वारा आयात कर लगाया जाता है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में वैयक्तिक अधिकार आयकर, ठीक है, लगाया जाता है। फिर उसके बाद मनोरंजन कर और आपका स्टैंप ड्यूटी कर ये नहीं लगाए जाते हैं। तो 2 और 4 वाले आपका जिसमें जिसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, यानी काट दो। ठीक है, जबकि मनोरंजन और स्टैंप ड्यूटी कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। बाकी आयात शुल्क और आपका जो इनकम टैक्स होता है भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए, राष्ट्रीय आय में वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का हो जाता है। तो इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर पूछता आज़ादी के समय जो आपका 1947 में किस क्षेत्र का था, तो 1947 में आपका कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। और वहीं अगर बात करते हैं, अगला सवाल है, करों की उगाही से धन प्राप्त धन जाना जाता है। करों की उगाही से प्राप्त धन जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समेकित कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेकित कोष में जाता है। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, जो कर की उगाही से जो प्राप्त किया जाता है उसे वो समेकित कोष में जाता है। ये सवाल आपसे पूछा है। समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा आपका मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राथमिक घाटा मिल जाता है। किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? व्यय विधि का तो निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि में किसी दिए हुए वर्ष में उपयोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय तथा आयातों पर किया गया व्यय का समग्र योग किया जाता है। निर्माण में व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। निर्माण में व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना या तो नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन का पता लगाकर या निर्माण में प्रयुक्त निवेश के मान को जोड़कर की जाती है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता के लिए लकड़ावाला समिति और सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में सुरेश तेंदुलकर समिति भी बनाई गई। इसी समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग व्यय को आधार बनाया। अगला सवाल है, सवाल आपसे पूछा गया, कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? तो कौन स्पष्ट करेगा? सवाल आपका पूछा गया है, कौन सा जो आपका कारण है मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? तो ये हो जाता है आपका कीमत स्तर जो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, इसको दिखाता है।
चलिए देख लेते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि द्वारा प्रदर्शित होती है। अगला सवाल, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान आपका बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं बढ़ता है। जैसे सेवा क्षेत्र का अपने यहाँ पे बढ़ रहा है अपने देश में। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है? हरित सकल राष्ट्रीय आय होती है जिसमें पर्यावरण का क्षरण का लेखा भी किया जाता है, उसे आपका हरित सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हरित सकल राष्ट्रीय आय वह आय है जिसमें पर्यावरण क्षरण का भी लेखा किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब पर्यावरण के क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हरित हरित सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। गिनी गुणांक माप क्या होती है? तो गिनी गुणांक माप आपकी आय विषमता आय वितरण की असमानता को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक माप का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 के बराबर होगा, न्यूनतम मान 0 के बराबर होगा। यदि g इक्वल टू 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान आय मिल रही है। यदि g बराबर 1 है तो ऐसे ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। मतलब तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन सांख्यिकी कोरैडो गिनी ने विकसित किया था। अच्छा भाई साहब, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? मतलब सकल राष्ट्रीय आय है, उसको कुल जनसंख्या से जब भाग कर दोगे तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आपकी प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब भाग कर दोगे, ठीक है। बाजार, अगला सवाल है, बाजार पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, कब होती है? तो जब साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़ होता है तब आपका बराबर होती है। तो दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया, निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। कौन सा कारण है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? तो इसमें कौन सा रीजन हो जाता है? तो ये हो जाता है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम देना। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम हो जाती है। राष्ट्र की संपदा में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर खान को, बांध को, पशुधन को, मुद्रापूर्ति को नहीं किया जाता है। किसको? मुद्रापूर्ति को नहीं किया जाता है। राष्ट्र की संपत्ति में खान, पशुधन, बांध, बिजली, कृषि आदि शामिल किया जाता है। मुद्रापूर्ति शामिल नहीं की जाती है। मुद्रापूर्ति से आशय विभिन्न रूपों से उस मुद्रा से है जो किसी समयावधि में विनिमय के लिए उपलब्ध हो। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। क्या सवाल पूछ रहा है? वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइसेस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, अच्छा, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कैसा रहा है? तो पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है। मतलब से स्टार्टिंग में बढ़ा था फिर कम हुआ है, ठीक है। कृषि क्षेत्र का आपका घटा है, अब पहले बढ़ा था फिर घटा है। ये देख रहे हो ना स्लोप ये। चलिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में आपका अवकाश पेंशन, ठीक है, अंतिम वस्तुएं और मजदूरी और वेतन शामिल किया जाता है, लेकिन उपादान भाई साहब शामिल नहीं किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित की जाती हैं? तो मजदूरी और वेतन, अवकाश पेंशन, अंतिम वस्तुएं, सैनिक एवं सुरक्षा सेवाएं, लाभांश जो कंपनियों के ही लाभ के भाग होते हैं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया वे मकान मालिकों द्वारा स्व आवास में प्रयोग लाया जाने वाला मकान पर किराया, अच्छा, ब्रोकर्स कमीशन ये भी है, जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
निम्नलिखित चीजों को नहीं किया जाता। किसको किसको? हस्तांतरण भुगतान, जैसे बेरोजगारी भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, जेब खर्च हुआ, बच्चों का। पूंजीगत लाभ या हानि, अप्रत्याशित लाभ को भी नहीं किया जाता। विदेशों से प्राप्त उपहार को भी नहीं इसमें शामिल किया जाता। एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश, ये भी नहीं किया जाता। वित्तीय सौदे, ये भी नहीं किया जाता। एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियां, फल, किसी फर्म द्वारा उगाए रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, ये कुछ नहीं कहता है। एक फैक्ट्री या बिजली खर्च, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां या अन्य खाद्य रॉयल्टी के रूप में किया गया भुगतान इत्यादि इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से होता है? तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होता है, जीडीपी से होता है। हिंदू समृद्धि दर आपका जीडीपी से इसका संबंध होता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने किसने दिया था भाई साहब? प्रोफेसर राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो 3.5% प्रति वर्ष की समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राजकृष्ण का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि वर्ष 1950 से 1980 के बीच औसतन 3.5% था। अच्छा, इसीलिए दिया था उन्होंने। अगला सवाल पूछा गया है 2015 में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु कौन सा आधार वर्ष? तो 2011-12 लिया गया था। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में बताया कि उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपया लगाया, जबकि प्रति व्यक्ति जो लगाया था 20 रुपया मासिक लगाया था। सालाना नहीं थी भाई, 20 रुपया मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया जा रहा है। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र करता है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र करता है। घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 के दौरान भारत में घरेलू क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू क्षेत्र में 19.6% है। ओ भैया। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके किया जाता है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय 2004-5 में सबसे कम थी? तो ये बिहार लगा दो भाई साहब। ठीक है, बिहार लगा दो। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा ये दे रखा है प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-22 का है, तो ये इसमें भी बिहार कम है। ठीक है। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है? जीएनपी और जीडीपी में अंतर है विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर होता है। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर है। जीएनपी और आपका जीडीपी में अंतर है। जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त निवल या शुद्ध साधन आय का होता है। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। ठीक है भाई साहब। इसके अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन स्थानीय निवासियों या कंपनियों द्वारा किया गया हो या विदेशी द्वारा। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी से आशय एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य से है। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित उत्पादन और आर्थिक उत्पादन में को शामिल किया जाता है, चाहे वे राष्ट्रीय सीमा में कार्यरत हों या विदेशों में हों। जीएनपी में हम सब कुछ ले लेते हैं। इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है: जीएनपी मार्केट प्राइस फिर इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो ये भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, जीएनपी में
राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति 1949 में की गई थी। ठीक है भाई साहब, 1949 में। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। डी और गॉडगिल एवं वी राव इसके सदस्य थे। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स इसके सलाहकार थे। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में, अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट को भी इसमें जोड़ लिया जाता है, तो ये हो जाता है जीएनपी हो जाती है। ठीक है। यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जैसे एनएनपी में पूंजी, स्टॉक की खपत या मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अच्छा, एनएनपी प्लस जो आपका डिप्रिशिएशन मतलब मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आपका जीएनपी प्राप्त होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो आपका प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो एनएसओ करती है। कौन सा? एनएसओ। एनएसओ यहाँ पर है नहीं तो सीएसओ लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीएसओ लगाना पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया भी है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न काल में भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में आपका एनएसओ द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कौन से कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा रीजन है जिसमें आपके प्रति व्यक्ति आय को जो है वो उसको बढ़ने में मतलब धीमी गति से बढ़ रहे हैं? इसके मुख्य रीजन क्या हो सकते हैं? तो इसके मुख्य रीजन हो सके जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और आपका मूल्य में भारी बढ़त, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। ये नहीं कहे जा सकते। ठीक है, तो आपका 4 वाला गलत है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा क्या है? जनसंख्या में तेज वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, बेरोजगारी में वृद्धि। अच्छा ठीक है, बेरोजगारी भी आ गई। कौन सा 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है? इनमें से कौन से 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है? तो गृहस्थ से होता है, निजी निगम क्षेत्र से होता है, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से होता है, सरकार से होता है। तो ये सभी सही हो जाते हैं। ठीक है, सभी सही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका जो कृषि प्रश्नकाल के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में उपयुक्त क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है। जैसे आपका गृहस्थ क्षेत्र, फिर निजी क्षेत्र, फिर आपका हो जाता है सार्वजनिक क्षेत्र, निगम एवं लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में सकल घरेलू बचत में निम्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है। घरेलू क्षेत्र का आपका 19% हो जाता है, निजी निगम क्षेत्र का 10%, सार्वजनिक क्षेत्र का 1.1% हो जाता है, कुल आपका 31.4% हो जाता है। तो भैया कंप्लीट हो गया राष्ट्रीय आय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 है कृषि क्षेत्र इकोनॉमी का। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह बनते हैं, सभी यहाँ पर ले लिए जाएंगे। चलिए मैच कराना है भैया, मैच का पहला सवाल हल्के सवाल पूछा गया। मत्स्य पालन आपका मछली से संबंधित है। फूलों की खेती आपकी इसमें क्या होता है? फूलों की खेती फूल हो जाएगा। रेशम की कीड़ों का पालन आपका रेशम हो जाता है। अंगूर की खेती अंगूर। ये यार इतना सरल कैसे पूछ लिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? आनंद में हो जाता है। आनंद कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। ठीक है, 1965 में की गई। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, तो आपका क्या कहा जाता है? इसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। सेरीकल्चर क्या होता है? तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का आपका पालन होता है। क्या? सेरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या होता है? मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती करना। लाख कल्चर क्या होता है? लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन करना। लाख कल्चर हो जाता है। ठीक है, अब मैच कराना है भाई। तो वी आर मतलब वेटनरी। वेटनरी वाला कहाँ पर हो जाएगा?
अच्छा, इतना शॉर्ट पूछा गया। ठीक है। IIVR मतलब वेजिटेबल, V फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल वाला कहाँ मिलेगा आपका, वाराणसी मिलेगा। PIIPR मतलब पल्सेस, पल्सेस मतलब दलहन के लिए कानपुर मिलेगा। और IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ना वाला, तो गन्ना वाला कहाँ मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा लखनऊ में। IIHR मतलब हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब। अगला कह रहा परियोजना आपका, परियोजना निदेशालय और जहाँ स्थान स्थित है। तो देखो DDR मतलब क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च आपका हैदराबाद में हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा। ये आपका पूछा गया, अच्छा खासा सवाल है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से पूछा गया आपका प्रजाति और फल, प्रजाति और फल। अच्छा, उनकी प्रजातियां जैसे क्या जो है आपका, हरी छाल जो है केला की है, कृष्णा आंवला की है प्रजाति, चित्तीदार आम के अमरूद, अमरूद चित्तीदार होते हैं ऐसे याद कर सकते हो। पूषा डॉर्फ पपीता की, पूषा डॉर्फ पपीता की हो जाती है। इधर फिर से आपका मैच कराना है। ठीक है, फिर से आपका मैच कराना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इधर ही देख लेते हैं थोड़ा इनको। जैसे रत्ना, धान की कौन कौन सी हो जाती है, रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूषा, सुगंधा। गेहूं की कौन कौन सी, कल्याण, सोना, सोनालिका। अलसी की कौन, हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर 17। ठीक है। मटर की कौन सी हो जाएगी, मटर की हो जाएगी रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूषा, गति, प्रगति। मसूर की क्या हो जाएगी, मल्लिका, प्रिया, गरिमा, अरे पूषा, वैभव। सरसों की कौन सी, गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या इत्यादि। दिव्या 30-30। ठीक है। आप देखो, देखो भूल तो नहीं गए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, धान की रत्ना हो जाएगी। ठीक है। सरसों की वरुड़ा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वरुड़ा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका अलसी का नीलम हो जाता है। मटर का क्या हो जाएगा, मटर का, मटर का हो जाएगा रचना। रचना को क्या पसंद है, मटर। नीलम को क्या पसंद है, अलसी। ठीक है, ओके। अरे भाई, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो 5 वर्षों के अंतराल पर होती है, 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है। 2021-22 की शुरुआत की गई थी। ठीक है। यहाँ पर आपका मैचिंग कराना है, तो कॉफी बोर्ड कहाँ मिलेगा, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, तम्बाकू गुंटूर में, मत्स्य बोर्ड हैदराबाद में, जूट वाला कोलकाता में मिलेगा। ठीक है, तो मैच करा लो। कॉफी बोर्ड कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में, कॉफी बंगले पर पी जाएगी। तम्बाकू गुंटूर, मत्स्य विकास बोर्ड तो ये मिलेगा हैदराबाद, जूट वाला कोलकाता में ले जाएगा। भारतीय कृषि आयातों में सर्व प्रमुख मद क्या है, भारत के कृषि आयातों में सर्व प्रमुख मद कौन सी है, तो खाद्य तेल क्या मंगाना पड़ता है, हाँ भाई खाद्य तेल। बाकी हम देखें यहाँ पर 3.2% मंगाते हैं। ठीक है, और दाल का 0.3%, काजू का 0.3% मंगाते हैं। कौन राज्य सागरी मछली के उत्पादन में अग्रणी है, सागरी मछली गुजरात, सागरी मछली गुजरात। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड है देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना होती है। भारत का मत्स्य उत्पादन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता सबसे ज्यादा मछली और का पश्चिम बंगाल। ठीक है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जी को जाना जाता है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता है, तो केरल हो जाएगा। कौन, केरल हो जाता है। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास कब हुआ था, 1956 में पास हुआ था। कृषि उत्पाद माल गोदाम आपका अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई, 2017 में की गई, 17 में।
इसका टारगेट था 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना। ठीक है। सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष में आपका पारित किया गया था? 2001 में फार्मर्स राइट अधिनियम पारित किया था। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं करता है? किसका उल्लेख नहीं करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य ये नहीं करता है, बाकी सब करता है। संविदा कृषि आवश्यक वस्तुएं। अच्छा, ये 2020 का जब बिल आया था उससे सवाल पूछा गया भाई साहब। ठीक है, ये अगर पूछ सकता है तो यहाँ पर अगर आगे बनाएगा सवाल तो बना सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया, इसमें 3 रखे गए थे। क्या रखा गया था? किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण अनुबंधन और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ठीक है। फार्म सब्सिडी के संदर्भ में आपका कौन सा आपका कह रहा है कि कौन सा आपका सही है, लेकिन यहाँ पर लोचा है। ठीक है, तो लोचा है तो हम लोग यही देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटें जो फार्म सब्सिडी प्रदान की जाती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, एक अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी होती है। ठीक है। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडी आती है। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर प्रत्यक्ष सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। अच्छा, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा में अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हूँ और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हूँ। इसमें कीमत समर्थन शामिल नहीं हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों में रेड बॉक्स और डी फॉर क्या हो जाएगा? अच्छा, R&D बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स, अच्छा ओके, के तहत छूट प्रदान की जाती है। ठीक है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू होता है? तो एगमार्क एक्ट 1937 में लागू होता है। 1937 में लागू होता है। ये किससे संबंधित है? उत्पादन की मानक गुणवत्ता मूल्यांकन से संबंधित है, कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाता है? ओ भाई राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाता है। अगला सवाल, कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत हो जाता है? तो उद्देश्य और फिर व्यक्ति, फिर उत्पादन नियोजन, उपयुक्त सभी, तीनों हो जाते हैं। कृषि वित्त एवं ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। किसानों की ऋण आवश्यकताओं को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समय के आधार पर, समय कैसा? लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबे समय तक की अवधि के लिए ऋण। उद्देश्य के आधार पर, जैसे उत्पादन आवश्यकता, खपत की जरूरत और अनुत्पादक आवश्यकता के आधार पर। कौन सी संस्था कृषि और संबंधित क्षेत्रों को सार्वभौमिक शाखा प्रदान करती है? कौन सी संस्था हो जाएगी? वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं वही आपके प्रदान करती हैं। भारत में सर्वाधिक कृषि शाखा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाता रहा है। अच्छा, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है, तो इसका मतलब क्या है? इसको समझाने का प्रयास करते हैं तो ये हो जाता है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये आपका डी वाला उत्तर सही हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पर कट गया सवाल। क्या सवाल भाई इधर कटा है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को सर्वाधिक शाख वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है। सेम सवाल पूछा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रदान करता है कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रदान करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रदान करता है। ठीक है।
कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग जो आपका एपीसी बना था 1965 में स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर एम एल दांतवाला 1985 में इसे सीएसीपी का नया नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुतियां देते समय आयोग निम्न बातों पर ध्यान रखता है। कौन सी? आगत को लागत में परिवर्तन, अंतर फसल मूल्य क्षमता, मांग पूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? व्यावसायिक फसलों के लिए जो आपका मूल्य समर्थित अभियान के लिए आपकी कौन सी? नैफेड हो जाती है। ठीक है, नैफेड हो जाती है जो कौन सी? व्यावसायिक फसलों के लिए। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो 1958 2 अक्टूबर 1958 जिसे नैफेड कहते हैं, उल्लेखनीय है कि नैफेड व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। और ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड आपका जनजातियों से संबंधित जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सन 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आपका राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिरोमणि कमेटी की संस्तुति पर इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी कहा जाता है। कुल 23 फसलों के लिए दी जाती है। 1970 के दशक के मध्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यों की घोषणा करती थी। खरीद मूल्य की घोषणा फसल कटाई के पश्चात की जाती थी, जिसका मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा या बाजार मूल्य से कम होता था। अतः उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसियां एवं एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों का क्रय खरीद मूल्यों पर किया जाता था। वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 23 फसलों का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई के पूर्व की जाती है। उस पहले क्या होता था? बाद में की जाती थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी और 1985 में सीएसीपी कर दिया जाता है। अगला, कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी पैदावार सरकार को बेचेंगे। ये थोड़ी ना है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। दूसरा, यदि किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, हाँ करता है, या यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? हाँ सही है, ये भी खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है, या किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार का अत्यधिक लाभ कमाते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है? 2 और 3 वाला उत्तर सही हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक मुख्य रूप है। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मिशन भी सहायक सिद्ध हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कौन कौन से आपके 2 और 3 केवल सही हो जाता है। 2 और 3, दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। ठीक है भाई साहब, तो ये चौथा चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। अब 5वें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उद्योग क्षेत्र के बारे में। बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर चल रहा है, आपका यूनिट नंबर 5 है उद्योग क्षेत्र। तो पहला सवाल पूछ रहा है कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, इनमें से कौन सा जो नहीं है सेवा क्षेत्र? तो बीमा है, ठीक है, ये तो होता है। शिक्षा भी आता है इसी में। सेवा क्षेत्र में पेट्रोलियम परिशोधन नहीं आता, ये आपका द्वितीय में आता है। ठीक है, ये द्वितीय में आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? इस्पात उद्योग के लिए राउरकेला स्टील प्लांट आपका जाना जाता है। राउरकेला जो स्टील प्लांट जो उड़ीसा उर्वरक के साथ साथ अपने
इस्पात संयंत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन सालाना इस्पात उत्पादन क्षमता भैया बहुत ज्यादा करता है। वर्तमान में उसकी 19 लाख टन की कर दी गई क्षमता बढ़ाकर। डायमंड पार्क क्या है? ओ भैया चला अच्छा खासा सवाल है। डायमंड पार्क क्या है? वह औद्योगिक क्षेत्र जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण तथा निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं, वही आपके डायमंड पार्क कहलाते हैं। भारत में औद्योगिक विकास से संयुक्त क्षेत्र का विकास विकास विचार किस औद्योगिक नीति में प्रस्तावित किया गया था? तो 1956 में किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में किया गया था। ठीक है। 1956 में संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना रखी गई थी। आपके औद्योगिक नीति में संयुक्त संकल्पना की रखी गई थी, जिसके अनुसार औद्योगिकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्र के साथ साथ विकास पर जोर दिया गया था। वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो 18 उद्योगों को आपका लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। 24 जुलाई 1991 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। कौन? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए। इसके तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया। बहुत से आरक्षित उद्योगों के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत मात्र 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई। ज्ञातव्य है कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान में केवल 5 उद्योग ही लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया? निम्नलिखित निम्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में कौन सा क्या पूछा जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, इसको छोड़ देते हैं, आधा अधूरे सवाल। राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड के अनुसार नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आपका था क्या? नवीकरणीय फंड का आपका उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा रखा गया था। सामाजिक सुरक्षा रखा गया था। नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड की स्थापना की घोषणा की गई, जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। और इस कोष का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो प्रौद्योगिकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित हुए। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में अपनाई गई। 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। इस नई आर्थिक नीति के माध्यम से सरकार ने आर्थिक स्थितिकरण एवं ढांचागत सुधार हेतु आर्थिक सुधार किए, जिसे आप एलपीजी सुधार के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आर्थिक स्थितिकरण के इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सुधार किए गए। कौन सा किया गया था? मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर, भुगतान संतुलन की समर्थ स्थिति, राजकोषीय संतुलन रखा गया था। ठीक है। अगला सवाल देख लें। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। अधिक उन्मुख है तो वैश्वीकरण की ओर अधिक उन्मुख हो जाती है। वैश्वीकरण की ओर हो जाती है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आती है? तो आपका अप्रैल 1948 में आती है। कब? अप्रैल 1948 में आती है। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित निजी और आपका निजी 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। अच्छा, इसमें 4 उद्योगों में बांटा गया था। समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में की गई थी, जिसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की ने औद्योगिक नीति जो 1977 की घोषणा की उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। अच्छा, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। कब? 1977 वाली में। और जुलाई 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 1980 में सार्वजनिक क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन पर बल दिया गया। ठीक है। 1991 में जो औद्योगिक नीति आती है वो नरसिम्हा राव ने पेश किया था। इसके मुख्यतः औद्योगिक लाइसेंसिंग, एमआरटीपी एक्ट, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा आपका विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो आपका फुटपाथ विक्रेता। जो स्वनिधि योजना हो जाती है वह फुटपाथ विक्रेता से संबंधित हो जाती है। फुटपाथ विक्रेता से संबंधित हो जाती है। ये देखो,
बात करते हैं यहाँ पर आपका इसमें फुटपाथ योजना में 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर सितंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये लॉकडाउन 2020 में शुरुआत हुआ था भाई साहब। ठीक है, चलिए। हाँ, देश का जीडीपी की घटक प्राथमिक द्वितीयक और कट गया यार, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे भवन। विनिर्माण, जहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, ब्रेड आदि। और आपका विद्युत, गैस, जल आपूर्ति से संबंधित कार्य। जबकि खान खनन उत्पन्न, ये सब कुछ आपका मछली उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो कानपुर में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। स्थापना 1961 में होती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है? संयुक्त क्षेत्र का क्या होता है? एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। BIFR संबंधित है किससे? BIFR आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित हो जाता है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित हो जाता है। ठीक है। सांविधिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना 1987 में की गई थी, और की स्थापना टी तिवारी समिति के सिफारिशों पर की गई थी। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? सनराइज उद्योग से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। सनराइज उद्योग जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया है नवरत्न वगैरह है, इसको भाई करंट वाला जो रहता है वो यहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2024-25 तक देखना है एक बार। नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। ये सवाल आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा एक जैसा नहीं है? तो एक जैसा क्या मतलब? निजी क्षेत्र का उद्यम है, वर्तमान में सेल, भेल, ONGC 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। तो आपका डी वाला अलग है। ठीक है, सेल, भेल, ONGC सब एक है। नवरत्न में सम्मिलित महारत्न नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? तो ये आपका हो जाता है प्रश्नकाल के दौरान। शेल एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी थी, जबकि गेल और MTN नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां थी, अतः प्रश्न गलत था। अच्छा, नवरत्न कंपनी जेल को 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। ये नवरत्न महारत्न वाला ये अलग से ही आपका टॉपिक को ही आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं इसको भी मतलब लघु, सूक्ष्म, मध्यम, इसको भी आपका क्या कर दिया गया है? इसको भी आपका बदला गया है। जैसे आपका विनियोग और वार्षिक टर्नओवर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 10, 100 और यहाँ पर 1 मिनट, इसको अभी जो होता है 2000 जो आपका 25 वाला रखा गया है, इसमें रखा गया है 10, 100 और 500। ठीक, 10, 100, 500 रखा गया। इधर रखा गया है 2.5, 25, 125, 2.5, 25, 125। ये ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सूक्ष्म का 2.5 करोड़, लघु का 25 करोड़, मध्यम में आएगा आपका 125 करोड़, और फिर उसके बाद में 10, 100, 500 ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ओके। कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? कौन नहीं अंशदान देगा? तो निजी उधार देने का प्रचलन ये नहीं देगा। ठीक है, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, कुटीर उद्योग, पशुपालन, ये सब कुछ देगा। अच्छा, 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो मालेगाम समिति आई थी। ठीक है, मालेगाम समिति ओके। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था? पहला उद्योग जिसका विकास हुआ था तो कुटीर उद्योग का जो है उसका पहली बार विकास हुआ था। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का योगदान 43% है, जबकि लगभग 35% जनसंख्या लगी हुई है इसमें। कुटीर उद्योग उसे कहा जाता है जहां अंशतः पारिवारिक सदस्यों द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक कार्य के रूप में चलाया जाता है, उसे आपका कुटीर उद्योग कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय तथा कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे क्या होते हैं? अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो आपका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाता है।
यहाँ पर बात करते हैं भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि ऐसे उद्योगों से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे बेरोजगारी की विकट समस्या का कुछ हद तक समाधान संभव होगा। इन उद्योगों की स्थापना के लिए कम पूंजी की जरूरत होती है, जैसे भारत जैसे पिछले देश के लिए अनुकूल है। ठीक है, कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो विपणन है, ठीक है, वित्त है, कच्चा माल है, लेकिन हड़ताल यार कहाँ से आ गई? हड़ताल और तालाबंदी ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण का समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो आबिद हुसैन जी ने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने उनके विकास हेतु सुझाव देने को उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित डॉक्टर आबिद हुसैन समिति की सिफारिश 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से पेश कर घोषित कर दिया गया। समिति का गठन दिसंबर 1995 में किया गया। समिति के अनुसार प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये सिफारिशें वगैरह आपको जरूरत नहीं है। विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष आपका भाई साहब कौन था? तो जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया था। जी.वी. रामकृष्ण थे। 1996 में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, ये यहाँ पर आपका मैचिंग कराना है, कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। उर्वरक कारखाना जो आपका फूलपुर में, ये गलत हो जाता है। बाकी आपका तेल शोधन मथुरा सही है, कालीन वाला भदोही, और एल्युमिनियम उत्पादन आपका सोनभद्र सही हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार आपका बिजली क्षेत्र का हो जाता है। अच्छा, रिफाइनरी, ये अगर देखा जाता है तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में देखो किसका, तो देखो रिफाइनरी उत्पाद, फिर आएगा आपका बिजली, फिर आएगा स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एनएचओ द्वारा किया जाता है। राउरकेला आपका स्टील प्लांट किसकी मदद से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, और इसको 1959 में किया गया था। उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र माना जाता है। नए पीएसयू सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना आर्थिक सुधारों की भावना के विपरीत है। अच्छा भाई साहब, भावना के विपरीत है, बात तो सही है। विनिवेश विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण की ओर नहीं ले जाएगी। ये गलत हो जाता है। ठीक है, केवल एक आपका सही हो जाता है। आर्थिक सुधार एक वृहद संकल्पना है। प्रायः इसका अर्थ अल्पतम सरकारी नियंत्रण, अल्पतम सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, करों का अल्पतम दर तथा आदि के संदर्भ में लगाया जाता है। अच्छा, अतः नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना इसके विपरीत माना जाता है। जबकि सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया ये विनिवेश कहलाती है। ठीक है, क्या है सरकारी, मतलब क्या है, जबकि सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के अनुकूल है और इससे आपका प्राप्त होने वाली रकम का इस्तेमाल सरकार विकास योजनाओं में खर्च करती है, परंतु विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। और यद्यपि विनिवेश प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा निकालती है, परंतु उसकी मिल्कियत बनी रहती है। अच्छा, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। भारत में विजय राघवन समिति की सिफारिश पर 1969 के एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, जिसे एमआरटीपी के स्थान पर 2002 में 10 सदस्यीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। 2003 में प्रभावी हुआ। और अच्छा, एमआरटीपी के जगह पे आया था। ठीक है, एमआरटीपी क्या था? एकाधिकार आपका मोनोपोली वाला। ठीक है, एंड प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम। ओके, इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा में एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय एवं एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण पर निगरानी रखना है। ठीक है, भारत में विलय एवं अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा सही हो जाता है? सभी विलय एवं अधिग्रहण जिसमें एफडीआई सम्मिलित है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, में एनसीएलटी के अनुमोदन की जरूरत होगी। हाँ, ठीक है,
निवेशकों को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं। ठीक है, 23 दस्तावेज, 20 दस्तावेज अनिवार्य होते हैं, ये गलत है। एक और आपका दो सही है। देख लेते थोड़ा है ये क्या। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिनियम का गठन 2013 के तहत 2016 में किया गया, जिससे कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया था। भारत में विलय एवं अधिग्रहण, जिसमें एफडीआई सम्मिलित, सभी के लिए एनसीएलटी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। साथ ही निवेशकर्ता को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें से 9 अनिवार्य होते हैं। ठीक है, कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ किया गया था? तो ये 1991-92 का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें विनिवेश आरंभ हुआ था। वही आपका ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम था वही। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में समन्वित तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ये तो सही है। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्तता ढील दी गई है। तो ये आपका दोनों सही, इसीलिए ठीक है। अधिग्रहण हो तभी होगा जब ढील दी जाएगी, तो सही है दोनों, सही से व्याख्या भी कर रहा है। एमआरटीवी एक्ट जो 1969 का आया था, 2002 में प्रतिस्थापित किया गया, 2003 में ये फिर से मतलब दूसरा वाला लागू हुआ था। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेंट्रल सॉयल सॉयल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल हरियाणा में मिलेगा। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका त्रिवेंद्रम में मिलेगा। ट्यूबर ट्यूबर अच्छा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मनीला में मिलेगा। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में मिलेगा। इतना शॉर्ट में दे रखा है क्या? ओ भाई ठीक है। हाँ ठीक है, तो इनको आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। सेंट्रल आपका एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, सेंट्रल इंटरनेशनल आपका राइस रिसर्च और आपका इंस्टीट्यूट आपका मनीला में मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च आपका त्रिवेंद्रम में मिलेगा। ठीक है, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां का विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए तो कर रही है। तो सही, तो व्याख्या भी कर रहा है सही से भाई साहब, व्याख्या भी की जा रही है। ठीक है, डन। विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ की गई थी। 1996 में विनिवेश आयोग स्थापित किया गया। अगस्त 1999 में 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में अपनी सिफारिश दी गई। इसकी सिफारिश से पता चला है कि सार्वजनिक विक्रय की अपेक्षा रणनीतिक विक्रय का प्रयोग 41 मामलों में करना चाहिए। सिर्फ 5 सार्वजनिक उद्यमों में सार्वजनिक विक्रय की नीति की सिफारिश की गई। वाणिज्य प्रपत्र किसके लिए साख का स्रोत होते हैं? तो वाणिज्य प्रपत्र जो होते हैं कॉर्पोरेट निगम उद्योग के लिए होते हैं। आरबीआई द्वारा 1989 में लाया गया था। ठीक है, सिडबी की स्थापना की गई थी, तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, सिडबी द्वारा अपनी एकल खिड़की सेवा सिंगल विंडो सर्विसेज के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी ऋण लघु उद्योगों को उपलब्ध कराता है। ओहो भैया, ठीक है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, यानी विदेशी क्या कह रहा है, विदेशी मुद्रा में भी ऋण लघु उद्योगों को उपलब्ध कराता है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी हो जाती है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त क्षेत्र में आईडीबीआई हो जाती है, और आईडीबीआई 1964 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे होता है? हथकरघे के विकास से संबंधित होता है। मीरा बेन चेन्नई से हथकरघे से संबंधित है, हथकरघे के विकास से संबंधित हो जाती है। 1997 की ये सिफारिश हो जाती है। उद्योग बंधु क्या है? तो उद्योग बंधु हो जाती है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने की लिए समिति। आपका सी वाला उत्तर सही हो जाता है। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों का कालानुक्रम बताइए। लघु उद्योगों के लिए आपका इनका कालानुक्रम बनाया गया। कार्वे समिति आती है 1955 में, और आपका आबिद हुसैन वाली आती है 1996 में। नायक समिति आती है 1991 में आती है। कोहली समिति आती है 2000 में आती है। तो इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, लघु उद्योग से संबंधित है कौन सी? कार्वे समिति। आबिद हुसैन 1995, नायक समिति 1991, एस 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 कोहली समिति 2000 में आती है।
वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? ग्रामीण शाखा के लिए जब आती है तो बात कौन सी भाई? नाबार्ड लगा दो सीधे सीधे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन स्मिथ की सिफारिश पर हुई थी। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा हो जाता है? सबसे प्राचीन उद्योग सूती उद्योग हो जाता है, सूती वस्त्र हो जाता है, सूती। आधुनिक काल में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था 1818 में किया गया था भाई। ठीक है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना ये हो जाता है। भारत में जूट मुख्यतः जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। तो जूट उद्योग आपका पश्चिम बंगाल में आपका केंद्रित हो जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल किस स्थापित हुई? तो आपका प्रतापपुर देवरिया में हुई थी। तो आपका क्या हो जाता है? दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। किन कारकों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण से सहायता की है? तो इनमें से ऐसा क्या रीजन हो जाता है? तो आपका गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम और सस्ता श्रम। तो सस्ता श्रम तो ये तो नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि श्रम वाला सस्ता श्रम नहीं मिलेगा। आपका पेराई का अधिक लंबा मौसम और गन्ने में शर्करा का अधिक होना, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। तो 1, 2, 3 भाई साहब सही हो जाता है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर, यूपी में स्थित है। कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013 में आता है, सही है। संविदा अधिनियम 1870 में ये गलत हो जाता है आपका। साझेदारी अधिनियम 1932 में। वस्तु विनिमय अधिनियम 1923 में आता है, ये तो सही है, ये भी सही है। 1932 में साझेदारी 32 साल का आदमी साझेदारी करेगा। संविदा अधिनियम आपका 1872 में आता है। संविदा अधिनियम कब आता है? 1872 में आता है, और 1872 में आता है। ठीक है भाई साहब। निम्नलिखित किस अधिनियम में परिवर्तनों के सुझाव है? तो जे ईरानी समिति का गठन किया गया था। जे ईरानी आपका कंपनीज अधिनियम के लिए आया था। जे ईरानी, ठीक है। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? तो लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार रखा गया था 1951 का। उद्योग अधिनियम 1951 का रखा गया था। विदेशी निगम शासित होते हैं। विदेशी निगम शासित होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होते हैं। ठीक है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है भाई साहब, किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना एवं निवेश को सुगम बनाना था। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकित लेबल बनाना। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है। और वाक्यांश जो है, वाक्यांश शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित माना जाता है? तो मेक इन इंडिया। ठीक है। शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया से संबंधित है। एमएसएमई के लिए आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शून्य दोष शून्य प्रभाव जेड मतलब जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट योजना का शुभारंभ किया। यह मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण धुरी साबित हुआ है। अच्छा। रोजगार का सृजन करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक विकास के लिए कम से कम अवधि में देश की क्षमता का सूचक बनना। जेड मार्क एमएसएमई के लिए एक विश्वसनीय आपका मानदंड में विदेशी निवेशकों के लिए गुणवत्ता सूचक हो इत्यादि के इस अभियान की महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना ना भाई साहब। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। ठीक है। मेक इन इंडिया पहल से जुड़ा था। कौन किस एक को भारत में निर्देशित कोर शक्ति उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया? तो सॉफ्टवेयर को नहीं किया गया, बाकी तो है आपका। और इसमें कितने 8 हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से आपका। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। तो इसमें 8 सम्मिलित किए गए हैं। अगला सवाल है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो जाता है? दूसरा हो जाता है। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाता है? जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, इसको वाला हो जाता है। दीपम एक विभाग है। दीपम क्या है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। ठीक है। दीपम एक विभाग है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया है। दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। आप कह रहा है कि ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई। भारत में SEZ की नीति 2000 में आई। बड़ोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश पन्ना सोने की खान के लिए जाना जाता है। सोने की खान के लिए जाना जाता है। तो कह रहा है कि कौन से आपके सही हैं। तो देखो 1 2 3 सही है। ठीक है। चौथा वाला क्यों गलत है देखते हैं अभी। ईपीजेड की स्थापना आपकी 1965 में हुई। ठीक है। SEZ की स्थापना नीति अपनाएंगे 2000 में। वडोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और आपका बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है। ओके। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइसेंस अनिवार्य है किसमें। तो औद्योगिक विस्फोटक है। तो औद्योगिक विस्फोटक है तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइसेंसिंग अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए किंतु सुरक्षा तथा विस्फोटकों से जुड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये देख लेते हैं। तो ये दोनों गलत हैं भाई। तो सही क्या है तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। भारत संपूर्ण विश्व में पहला देश है जिसने वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर CSR को अनिवार्य बना दिया। और इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का 2% वार्षिक व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना होगा। अच्छा। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का आपका अध्यक्ष कौन था। तो V केलकर जी हो जाते हैं। ठीक है। V केलकर। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर V केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी की गई। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको बताना क्या है। आपको बताना है कोर सेक्टर में जो आपके कितने मतलब उद्योगों को रखा गया है। कोर सेक्टर उद्योग में कितने रखा गया। फिर आपका जीरो इफेक्ट जीरो एक मिनट जीरो इफेक्ट ये आपका किससे संबंधित है। ठीक है। प्रधान PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताने आपको।